हेलो, नमस्कार, मैं हूँ रिदम और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पल पल इंडिया। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव शो का पहला एपिसोड जिसका नाम है कॉन्वो विथ रिदम। आज इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे द वॉइस ऑफ पेंडेमिक से। आप सोच रहे होंगे क्या है ये वॉइस ऑफ पेंडेमिक? तो मैं आपको बता दूं ये वही डायल टोन है जिसको आप कॉल लगाते समय अनेकों बार सुन चुके हैं। भूल गए क्या? चलिए आपको फिर से सुनाती हूँ। नमस्कार। इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस यानी तो आइए स्वागत करते हैं जसलीन जी का। जसलीन जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। Thank you, Rhythm. How are you doing? आई एम अमेजिंग एंड आई मस्ट से दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। Thank you. तो जसलीन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप पेंडेमिक की वॉइस है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि आप पेंडेमिक की नहीं, आप अवेयरनेस की आवाज है, यू आर द वॉइस ऑफ अवेयरनेस। तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे कैंपेन से जुड़कर? ये हम्म। campaign, I mean, हम्म। this is a campaign of, I would say, necessity. And yeah, I mean, so many people say कि she's the voice of Corona. I'm like, उसका क्या मतलब होता है? Corona doesn't sound like me if it had a voice. So yeah, Yes. I have become the nation's voice of caution. So Yes. um, yeah, it's nice. It's nice to get recognized for your work. It's nice to get so many compliments and people, they are so curious कि आपका काम क्या है, कैसे होता है, ये वॉइस ओवर्स क्या होते हैं और वीओ आर्टिस्ट कौन होते हैं. तो इट्स इंटरेस्टिंग. तो जसलीन जी, इसलिए शायद हम रूबरू हो रहे हैं आज इस शो पे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, वो कैसे जीते हैं और आपके बारे में तो खासकर वो जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, ये कौन है जो वो लगातार सुनते हैं आईवीआर्स पे। तो जसलीन जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करती है? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि मैं कहाँ से मतलब बिलोंग करती हूँ इन द सेंस बिकॉज माई फादर्स बिन फ्रॉम द आर्मी. ही इज अ रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम द आर्मी. तो हम पूरे इंडिया में ही रहे. सो माई फादर्स फ्रॉम पंजाब, माई मदर्स फ्रॉम दिल्ली. अब मैं दिल्ली में बहुत साल से मतलब हूँ. मैं जब से कॉलेज किया है तब से अब तक मतलब मैं यहीं पे हूँ. तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ. बट हम इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में रहे, आगरा में, JNK में, असम में, चेन्नई में. सो या आई बीन ऑल ओवर व्हाइल ग्रोइंग अप. तो तो उस तरह जसलीन से जी, बचपन बीता आपने है. कब जाना कि आपके अंदर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट छुपा बैठा है? आपने कब इस स्किल को पहचाना? एक्चुअली प्रोफेशनली मैंने ये जाना करीबन 10 साल पहले. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है. क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ना शुरू शुरू में तो काफी शाय होती थी, लेकिन उसके बाद में एक बार वो जो बांध टूट जाता था तो मैं हर चीज की नकल लगाती थी. मतलब यहाँ तक कि अगर डैड ने मेरे सोडा की बोतल खोली है ना तो वो भी मुझे आवाज निकालनी है कि गुट 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 ये ग्लास में जा रहा क्या है. बात एंड कर रहे हैं? माई नानी यूज टू टेल माई मॉम कि पंजाबी में शी वुड से कि ए जो तेरी कुड़ी है ना इसके टेप रिकॉर्डर का प्ले का बटन है, स्टॉप का है ही नहीं. तो आई थिंक वो बीज वो तब से वो बो चुका था वहां पे और वो जी। 10 साल पहले वो खिला. तो I've always loved doing that, imitating, talking like different people, observing characters, and जी। acting with that. So yeah, जसलीन जी, it's जैसे कि been आपने अभी that कहा kind of कि a journey. बचपन में ही आपने पहचान लिया था कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती है। तो आपने इसको उभारने के लिए क्या प्रिपरेशंस की? मतलब कुछ आपका स्ट्रगल रहा होगा जब आपने डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगी, तो हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए इस बारे में। एक्चुअली फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसे तो कोई भी नहीं की. ये जरूर रहा कि मैं ऑडियो की दुनिया से पहले वीडियो की दुनिया में थी. आई बीन एसोसिएटेड विद टेलीविजन. मैं एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर रह चुकी हूँ और चैनल्स में काम किया है. और वहाँ इन हाउस जो आपकी पैकेजिंग होती है उसका मैं काफ़ी वॉइस ओवर करती थी. तो चाहे वो शोज थे, चाहे वो पैकेजेस थे न्यूज़ के. तो किसी तरह की एक लेवल की ट्रेनिंग शायद वहाँ से हुई.
लेकिन जब मैंने इसे प्रोफेशनली चूज किया, या मैं ये कहूंगी कि इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया, वो बहुत अलग दुनिया थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक बहुत अच्छी डिक्शन और आवाज और वो कंट्रोल होना इज इनफ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब मैंने प्रोफेशनली किया तो मुझे समझ में आई कि इसमें तो एक्टिंग की भी बहुत ज़रूरत है, वेरिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर रोज़ आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर बनना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही और अपने आप पे काफ़ी काम भी किया। तो जसलीन जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने से ज़्यादा एक वॉइस ओवर एक्टिंग का काम है, तो आपको नहीं लगता मुझे आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ज़्यादा एक वॉइस एक्टर कहना चाहिए? एक्चुअली मतलब ये दोनों काफी सिमिलर ही हैं। बहुत सारे लोग, हम खुद को वॉइस एक्टर भी बोलते हैं और वॉइस आर्टिस्ट भी बोलते हैं। दोनों हैं, सेम ही है। एक्चुअली वही है कि एक क्राफ्ट है, एक एक कला है। और तो कभी कभी आपको बहुत सीरियस किस्म के वो करने होते हैं वॉइस ओवर्स, और कभी कभी आप बिल्कुल फन कैरेक्टर्स होते हो, तो जिसमें आप बिल्कुल एक्टिंग ही करते हो। तो तो उस तरह के रोजाना वेरियस रोल प्लेज होते ही रहते हैं। एक दिन में आप 3-4 किस्म के आप करते ही हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको कई सारे किरदार निभाने पड़ते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किरदार कौन-सा निभाया है? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्चुअली मुझे बहुत शुरू में आया। तो क्या था कि जब मैंने प्रोफेशनली वॉइस ओवर्स करना शुरू किया, तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और मुझे बहुत शर्म आती थी माइक पे। तो दिमाग में वो कैरेक्टर मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, कि मुझे पता है हाँ ये इसको ऐसा साउंड करना है, लेकिन वो माइक पे नहीं आता था। खास तौर से जब आपके सामने इतने लोग बैठे हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, उनके वो डायरेक्टर बैठे हो सकते हैं, कॉपी राइटर हैं, आपका क्लाइंट है, और स्टूडियो में जो लोग हैं वो हैं, और आप जज हो रहे हो। आपके मुंह से जो निकलता है आप जज हो रहे हो। तो एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक सेक्स वर्कर का था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे, मतलब मैं ये मुझसे कैसे होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे अच्छे से निभा पाऊं। एंड वो मेरा सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा, और उसने मुझे बहुत रियलिटी से रूबरू भी कराया कि तुम्हें अपने आप पे कितना काम करने की जरूरत है एक वो शेल से निकलने की। सो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 साल पहले। तो जसलीन जी, जैसे कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि आपने अपने करियर की शुरुआत 10 साल पहले की थी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका सबसे पहला ब्रेक क्या था? फर्स्ट ब्रेक मुझे याद है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं मैं क्या करती थी रोज, मुझे ज्यादा पता नहीं था स्टूडियोज का कौन से हैं, कैसे जाना है, मतलब इसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो मुझे याद है कि मैंने बड़े सारे अपने ना सैम्पल्स बनाने शुरू किए वॉइस के, और मैंने खुद को एक होमवर्क दिया था। मैं गूगल पे रोज जाती थी और मैं ना 5 स्टूडियोज के नाम निकालती थी, फिर उनको फोन करती थी, फिर उनको सैम्पल्स भेजती थी या ईमेल करती थी। और मुझे याद है कि समहाउ एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि मैंने पेपर में एक एड देखी है कि एक फलाना पब्लिकेशन ई लर्निंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढ रही है। वहां पे एक राउंड ऑफ ऑडिशन था, करीब 14-15 लोग आए थे, एंड दे हैड टू पिक वन मेल आर्टिस्ट एंड वन फीमेल आर्टिस्ट। और मुझे लगा ठीक है, ट्राई करते हैं, पता नहीं मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं। समहाउ 2-3 राउंड्स के बाद में मैं सिलेक्ट हुई, और उस तरह से गाड़ी शुरू हुई। तो जसलीन जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आपने किस तरह अपनी जर्नी की शुरुआत की। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को किस तरह के स्ट्रगल देखने पड़ते हैं जब उनकी करियर की शुरुआत हो जाती है? इस करियर में उनको क्या-क्या डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं? मुश्किलों का सामना, ये आई वुडंट कॉल देम ऐसे कोई सीरियस परेशानियां नहीं है। आई थिंक माइक से दोस्ती करना, वो कहते हैं ना, यू रोमांस द माइक। तो राइट। वो करना, और अपनी, तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद का ही सबसे बड़ा चैलेंज थी अपने लिए, क्योंकि मैं अपना वो बैरियर मुझे तोड़ने में थोड़ा वक्त लगा। वो जो आपको यू फील शाय, यू फील वेरी जज्ड, तो आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हो। तो
आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनको आप देखकर सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो। इनफैक्ट जो आपके क्लाइंट है वही आपको कितना कुछ सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए उस कैरेक्टर से, तो आपको एक पूरा ब्रीफ मिलता है। पर वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल खुद से ही आता है कि आप उसको पार कर पा रहे हो उस साइड पे जाने के लिए कि नहीं। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था जिसको मैंने पार किया। अभी भी कभी कभी फील होता है, बट इट्स मच बेटर देन बिफोर। जसलीन जी, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, अब जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, वैसे ही आप आगे बढ़ते रहें। लेकिन इसी के साथ में ना अगला सवाल भी खड़ा हो जाता है कि एक जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, उसकी आवाज़ से उसकी उम्र का तकाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आई एम श्योर आपने भी कई सारे वॉइस ओवर्स ऐसे किए होंगे, जहाँ पे आपने बच्चे का किरदार प्ले किया है। तो कहीं आपने कुछ एल्डर का भी किया ही होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कितनी उम्र के किरदार आपने प्ले किए हैं? मतलब हाउ मेनी एल्डर्स यू हैव ऑलरेडी प्लेड? बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे, अब तो मुझे याद नहीं है, बट मतलब कुछ एक लिमिट तो ऑब्वियसली होती है। तो जैसे कभी होगा कि आपने कोई रेडियो स्पॉट किया या आपने कोई एड किया, या कोई नरेशन का काम किया, तो उसमें नरेटर भी आप हैं। कभी कभी होता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं कि अब आप अगर 15 लोगे तो आप 15 आर्टिस्ट को तो एक स्क्रिप्ट के लिए नहीं हायर करेंगे। वो होगा कि 5 है ना, तो या 6 हैं, उनको बोलोगे 2 तुम कर दो, 3 तुम कर दो। तो अम, ऐसा होता है कि आपने ही नरेटर भी प्ले किया, आपने उसमें वाइफ का रोल भी किया, आपने सास का रोल भी किया, आपने बच्चे का भी कर दिया। तो अच्छा। तो आपको अपनी वॉइस को थोड़ा वो कैरेक्टर का टोन थोड़ा डिफरेंट करना होता है, वॉइस को थोड़ा मॉड्यूलेट करना होता है, डिलीवरी के स्टाइल को चेंज करना होता है। तो उस तरह से काफी बार होता है, मतलब बहुत आम प्रैक्टिस है जो और बहुत मजे की है। जसलीन जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप इतनी मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए उसकी आवाज़ ही सब कुछ होती है। जैसे कि आपकी आवाज़ आपके लिए खज़ाना है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए, इससे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या-क्या करती हैं? मैं ऐसा कुछ बहुत खास तो नहीं करती हूँ, कुछ बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है जो अम, जिसके लिए मैं कॉन्शियस हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गले पे उसका फट से मतलब असर हो जाता है। तो मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, अब तो बहुत साल हो गए। आई डोंट हैव फ्रिज का पानी। ओके। ट्राई करती हूँ कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, अक्सर गर्म से ज़्यादा ठंडे का असर होता है। अम, ऐसा बाकी ऐसा कुछ भी वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, आप कभी कभी ट्राई ज़रूर ये करते हैं कि अम, बहुत ज़्यादा लाउड श्रीकी वॉइस में ना बात करें, या कोशिश करें कि चिल्लाएं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप वो करते हैं ना, डेफिनेटली वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग के टाइम, अगर बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, कब ब्रेक देने की ज़रूरत है, कब लिटरली 5 मिनट चुप रहने की ज़रूरत है। बिकॉज जैसे हम एक्सरसाइज करके थकते हैं, ऐसे हमारे वोकल कॉर्ड्स भी, उनमें से जब वॉइस आती है तो वो थक जाते हैं। तो थोड़ा सा वो बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे कि जसलीन जी, आपने बताया कि शुरुआत में आपने अपने आप को टारगेट्स दिए थे, आप प्रोडक्शन हाउसेज़ के पास जाती थी और उन टारगेट्स को कंप्लीट करती थी, जो आपने खुद को दिए थे। जैसे कि एक सिंगर अपना रियाज़ करता है, वैसे ही आप क्या प्रैक्टिसेज़ करती हैं? आप क्या अपने आप को डेली टारगेट्स देती हैं और किस तरह की प्रैक्टिसेज़ आप करती हैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? लेकिन क्या होता है कि आपके पास जब कोई स्क्रिप्ट आती है, तो एक आर्टिस्ट का ना एक कंफर्ट जोन होता है, वो उससे मास्टर कर लिया होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हाँ, अभी ये वाली लाइनें हैं, मेरे को एक खूबसूरत सी आवाज में उसको कैसे डिलीवर करना है। और कई बार वो आपका खांचा बन जाता है, एक कंफर्ट जोन है, कि तो वो एक सेफ्टी जोन, कंफर्ट जोन है, जिसमें मुझे पता है अगर मैं ये डिलीवर कर दूंगी तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। बट आपके अंदर का जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसे जो ग्रो करने का जो कीड़ा होता है हम सबके अंदर, जी, आपको लगता है कि आप खुद अगर अपने काम से बोर होने लग जाएं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, आई हैव टू चेंज दिस। एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रेजिंग द बार, एंड यू ट्राई कि इसको मैं और किस ढंग से कर सकती हूँ, कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी कि इस लाइन को ऐसे ही बोले बोले।
वो जो है ना, दैट इज अ कांस्टेंट वर्क दैट यू डू ऑन योर सेल्फ। एंड वो आपको, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व करें, बाकी आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करें, एक्टर्स को ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलता है कि या टोनैलिटी कितनी डिफरेंट हो सकती है, एंड एक ही लाइन को 10 अलग तरीकों से डिलीवर किया जा सकता है। तो जसलीन जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि कई लंबे घंटों तक, कई देर तक आपको स्टूडियो में रहना पड़ जाता है। कई बार आपको ओवरटाइम करना पड़ जाता है। तो हमारे साथ कोई इंसिडेंट शेयर कीजिए कि जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा टाइम उसी वॉइस ओवर पे दिया हो। किस वॉइस ओवर में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा? आ, तो ये क्या था कि वो रिकॉर्डिंग बहुत छोटी थी, लेकिन क्या होता है हमारी फील्ड में, हम बोलते हैं कि जब आप रिकॉर्ड कर देते हैं तो क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, एजेंसीज हैं, क्लाइंट हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, तो एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज कि हाँ हमें वो मिल गया है जो हमें चाहिए था उस आवाज में। तो हम अक्सर ये बोलते हैं रिकॉर्डिंग से डर नहीं लगता, हमें फीडबैक से डर लगता है। तो कई बार बहुत वक्त आपको फीडबैक का वेट करना होता है कि क्या ये अप्रूव हो गया है। तो एक बार मुझे याद है कि हम लोग एक स्टूडियो में मिले, मैं और मेरी एक और को आर्टिस्ट हैं, और 30 सेकेंड का स्पॉट था वो, और क्लाइंट थे नहीं वहां पे, वो ऐसे स्काइप के थ्रू या कुछ वो रिकॉर्डिंग करवा रहे थे स्टूडियो में। आई थिंक हमने वो 50 बार रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन किसी बात 50 से वो बार? अप्रूवल, हाँ, और इतना लंबा वो चला कि हम दोपहर को मिले, हम बीच में जाके कहीं और अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग करके वापस आ गए, तब भी वो अप्रूवल नहीं आए थे। और आई थिंक करीबन 7 घंटे लगे वो 30 सेकंड के एड को बनने के लिए, एंड वी वर जस्ट सरप्राइज कि ये तो सारी हदें ही पार हो गई हैं, आज हो क्या रहा है। तो या दैट वाज वन डे आई कैन नेवर फॉरगेट। जसलीन जी, जैसे कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि आप द पेंडेमिक अवेयरनेस की वॉइस है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस कैंपेन की अपॉर्च्युनिटी आप तक कैसे पहुँची? तो ये जैसे हम सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो हम लोग को रोज़ाना ऐसे होता है एज फ्रीलांस आर्टिस्ट कि आपको अलग अलग जगह से फ़ोन आते हैं, स्टूडियो से आते हैं, क्लाइंट से आते हैं। तो मुझे एक स्टूडियो से फ़ोन आया था कि ये एक एडवाइजरी है और ये रिकॉर्ड होना है। तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी एक्सटेंसिवली यूज़ होगा। मुझे लगा कि वो था कि आपको ये इसको 30 सेकेंड्स में रिकॉर्ड करना है। ऑफ कोर्स आपने जब मैसेज पढ़ा तो आपको पता था कि ये कितना सीरियस है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इस मैसेज की। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल टोन रख के आप उसके कुछ वेरिएशंस देते हैं और आप अपना काम भेजते हैं रिकॉर्डिंग। फिर वो आई गेस उसके अलग अलग ऑप्शंस बनाए जाते हैं, फिर सुनते हैं क्लाइंट की उनको कौन सा वाला सबसे अच्छा लग रहा है कि इस ये वाला मैसेज लोग अच्छे से रिसीव करेंगे कि नहीं। फिर वो चला, एंड उस वक्त मुझे लगा था शायद ये रेडियो पे इस्तेमाल होना है, मुझे नहीं पता था आईवीआर है। तो उसके बाद में आई थिंक कुछ दिनों बाद जब मैंने उसको सुनना शुरू किया, मुझे एक्चुअली फोन आए एक दो लोगों से कि तुम्हारा कॉल करते हैं तो तुम्हारा वो आईवीआर चलता है। तो मैंने कहा अच्छा, वो अच्छा तुम्हारे फोन पे भी है। और धीरे धीरे करके इतने लोगों के मैसेज और मीम्स आने लग गए कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज लाइक एवरीवेयर। सो या आई मीन इट वाज प्रीटी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो, बट तो एक बात बताइए, आपके फैमिली वाले कन्फ्यूज़ नहीं होते थे कि अरे जसलीन को फ़ोन किया है, कि जसलीन की आवाज़ आ रही, कहीं मज़ाक तो नहीं कर रही है? हाँ, मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम उल्लू तो नहीं बनाती हो लोगों को, मतलब उठाने के बाद भी तो ये कंटिन्यू रहता है वो। इनफैक्ट आजकल रोज मेरे कितने वो जो आते हैं ना, फ्रेंड्स के फोन आएंगे या काम के लिए फोन आएगा, और वो लोग सब कहते हैं बहुत अजीब है यार, इतना अजीब लगता है कि जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं फिर वही आगे से फोन उठा रहा है। तो हाँ, अ, एक्चुअली। कई बार लोग प्रूफ भी मांगते हैं कि इज दिस रियली यू, बोल के दिखाओ। तो ऐसे भी होता है। तो आपने कितनी बार इस तरह प्रूफ़ दिए अपनी आवाज़ के? बहुत बार, मतलब बहुत बार।
तो आपके फैमिली वाले अभी तो यूज्ड टू हो ही चुके होंगे कि आपकी आवाज़ है, लेकिन क्या आप यूज्ड टू हुई हैं? क्योंकि जब भी आप कॉल लगाती होंगी तो आप अपने आप को ही सुनती होंगी, राइट? हाँ, अब मैं बहुत यूज़्ड टू हो गई हूँ। अब तो मतलब वो होता है ना कि आपकी पृष्ठभूमि में एक आवाज़ चल रही होती है। तो कहीं न कहीं मेरे भी माइंड में बैकग्राउंड में वो आवाज़ वो चल रही है, क्योंकि ये पूरे साल मैं अगर भूलना भी चाहूँ तो किसी ने मुझे भूलने नहीं दिया। दिन में एक रिमाइंडर तो आ ही जाता है कि ये कोरोना वाली आवाज़ है ना, I'm like, ओह माय गॉड, ये कोरोना वाली आवाज़ तो क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगी जसलीन जी, जैसे कि आप बता रहे कोरोना वाली आवाज़, मेरी फैमिली ने ना इस आवाज़ का नाम रखा है कोरोना आकाशवाणी। कि पहले लगा रहे आकाशवाणी चालू होने वाली है जल्दी। वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई आकाशवाणी चालू होने वाली है। ये तो बिल्कुल कहना पड़ेगा जसलीन जी कि आपको इस आवाज़ ने बहुत फ़ेमस कर दिया है। अब आप आवाम के सामने इतनी फ़ेमस हो चुकी है। पर जोक्स अपार्ट आई एम टेलिंग यू सीरियसली, आपने इस कैंपेन के साथ जुड़ के बहुत ही नेक काम किया है, एक अवेयरनेस फैलाई है, इस कोरोना वायरस के बारे में बताया है लोगों को एंड आई एम श्योर पूरी जनता इसको पसंद कर रही है। जसलीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी-अभी आपने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है उसके लिए भी रिकॉर्ड किया है, राइट? तो आपको इस वैक्सीन से रिलेटेड कितनी बार मीम्स आ चुके हैं? मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भेजा था। It was अच्छा। क्यूट। उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त ने मुझे ये भेजा है आज, तो मैंने सोचा मैं फॉरवर्ड कर दूँ, तो आई वाज़ लाइक हाँ, हाँ, बताइए। तो उसमें था शायद अब सिर्फ कोरोना वाली दीदी को कोरोना की फ़िक्र रह गई है, बाकी सबने तो त्याग दिया है। तो तो इनफैक्ट मुझे आज ऐसा लगा था हम जब ये कॉल शुरू करेंगे तो मुझे मास्क पहन के ही शुरू करना चाहिए। दैट आई एम इतना यूज्ड सीरियस टू हो अबाउट व्हाट चुके आई एम हैं हम। सेइंग। हाँ, नहीं एक्चुअली मतलब ये बात तो फैक्ट है ये। ये है, मतलब तो ऐसा क्या है कि मैंने बहुत ख्याल रखा ये पूरे कोविड टाइम में, अभी भी रखती हूँ। मैं नहीं लोगों को ज़्यादा मिलती और ज़्यादा नहीं सोशलाइज करती, और किसी वजह से कभी बाहर जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी अलग दुनिया में जी रही हूँ जहाँ पे कोविड है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो खत्म हो चुका है। एंड दैट्स व्हेन आई वांट टू टेल देम कि यार हमने मतलब द बैटल हैजंट बीन वन एज येट, अभी थोड़ा बाकी है उसको पूरी तरह से मात देना है हमें, ये नहीं कि थोड़ा छोड़ दें और फिर वो वापस ही करे। तो बिल्कुल। थोड़ा सा पेशेंस और चाहिए ना, तो इतना तो सह लिया, अब और 2-4 महीने सहे तो क्या बुराई है उसमें। जी, जी, बिल्कुल आपने सही बोला। ये लॉकडाउन खुलने के बाद लोग ढीले हो गए हैं और वायरस भी वीक होते जा रहा है। बट द फैक्ट इज़ कि वो पूरी तरह वीक नहीं हुआ है। इफ वी रिमेन स्ट्रांग, द वायरस वुड बिकम वीकर। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी स्टिल टेक केयर ऑफ द प्रिकॉशंस, वी स्टिल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि जितना हम स्ट्रांग रहेंगे, उतना ये वायरस वीक होगा। तो we still have to take care of ourselves, we still have to take the precautions. जसलीन जी, अभी जब मैंने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक की। उसमें मैंने देखा कि आपने कुछ एक कंटेंट क्रिएट कर रखा है जहाँ आपने कुछ इमेजेस पर अपनी वॉइस ओवर डाल रखी है। कुछ आपने इमेजेस एंड वॉइस ओवर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के कंटेंट क्रिएट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कांग्रेचुलेट यू कि आप अभी कंटेंट क्रिएटर बन गई है, बहुत ही अच्छी कंटेंट क्रिएटर बन गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस पर्टिकुलर कंटेंट का आइडिया कैसे क्रैक किया? एक्चुअली क्या है कि मेरा जो काम है वो है ही इस तरह का कि आप आवाज देते हैं। आप खुद ही रोज अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज बनते हैं। दूसरा ये कि मुझे जो विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर है, आई हैव अ ग्रेट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट। तो हुँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ह्यूमर। हुँ, और फिर मुझे लगता है कि मतलब रोज सिर्फ सिर्फ ऐसे ही पोस्ट कर दो कि मैंने ये खाया, मैंने ये पहना, और मैं इसको मिली या मैं यहाँ पे गई, ये तो सब कर ही रहे हैं ना, मतलब राइट, सो एंड ऑल्सो लाइक एट टाइम्स दे आर आइडियाज दैट यू वांट टू शेयर विद पीपल, बट वो बहुत प्रीची हो जाता है कि आप हर चीज को अपना एक वीडियो बनाएं और आप वो बोलें। तो मुझे लगता है कि दिस ऑलवेज अ फन थिंग। स्टोरी टेलिंग से हुँ, अच्छा कोई जरिया है ही नहीं किसी भी मैसेज को डिलीवर करने का। राइट, तो मुझे, क्योंकि मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, मूवीज़ बहुत पसंद हैं, एंटरटेनमेंट और ह्यूमर है, तो मैं कभी-कभी मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी को कोई बात कहनी है, तो
थोड़ा फनी वे में किसी कहानी के जरिए बोली जाए तो शायद किसी के दिल में उतर भी जाती है। नहीं तो कोई यही बोलता है यार प्लीज ज्ञान मत बांटो। तो आई जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू एनीथिंग इफ आई वांट टू शेयर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मजा हो तो अच्छा है। जी, जी, बिल्कुल। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे रील्स का ट्रेंड जो चला है और कितना फ़ास्टली वो चेंज कर रहा है, इतना उसका पेस फ़ास्ट है। तो आप अपने ये स्टोरी टेलिंग के आइडिया से अपने आप को किस तरह इस फ्रैंक, कॉम्पिटिशन में प्लेस करना चाहती मैं हैं? बिल्कुल भी ये प्रेशर नहीं लेती हूँ। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बात मालूम है। मैंने जो 2-4 अपने कुछ वीडियोस बनाए होंगे वो करने के बाद में, हैट्स ऑफ टू द कंटेंट क्रिएटर्स हु डू दिस सो रेगुलरली, बिकॉज़ आसान राइट। नहीं है। क्योंकि वो सोचना बड़ा आसान है, वो एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बाद में एडिट करने में भी एफर्ट लगता है। तो वो 30 सेकंड का हम वीडियो देखेंगे, उसको भी किसी को 4 घंटे लगे हैं उसको बनाने में, तो एंड द वंस हु डू इट ऑन अ डेली बेसिस, लाइक इट्स अमेजिंग टू बी दैट क्रिएटिव। बट आई जस्ट डू इट फॉर फन यार। मतलब मैं सिर्फ उसके मजे लेती हूँ, मेरे को कोई कंपटीशन और वो सब नहीं है, बिकॉज सी ऑल्सो मेरा जो कमाने का जरिया है, वो अलग दुनिया है। मतलब वो मेरा वॉइस ओवर का दुनिया है। तो मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है या ऐसा कंटेंट क्रिएशन करना है कि वो मेरे अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया बने। तो वो प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। इसीलिए शायद मेरे पास ज्यादा फ्रीडम और टाइम है कि मुझे हर रोज नहीं पोस्ट करना तो ठीक है, 4 दिन में एक चीज करा तो ठीक है। इट्स जस्ट टू, फॉर मी इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू कीप अ कनेक्शन जो बना, स्पेशली ये कोविड क्वालिट्यून के बाद में लोगों से कनेक्शन बना, उसको बनाए रखना, एक इंटरैक्टिव टू वे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना, और फिर ये सोचना कि इस रिलेशन को आप आगे और कैसे लेके जाएंगे। और हुँ, हुँ। अगर आपके पास कोई बातें शेयर करने की हैं तो कौन सा ऐसा एंटरटेनिंग वे है कि आप उसको कर पाए। जसलीन जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि पेंडेमिक की वॉइस बनने के बाद आपका एक कनेक्शन सा बैठ गया है आपके फैन्स के साथ में, लोगों के साथ में। तो आज जब आप लोगों के बीच में जाती हैं और वो जब आपको पहचानते हैं कि ये तो कोरोना वाली दीदी है, तो आप कैसा फ़ील करती इट्स हैं? नाइस यार, इट्स नाइस। तो आपको ना क्या होता है, क्योंकि अभी बाहर की दुनिया से फिजिकली इंटरेक्शन थोड़ा कम है, ऑनलाइन की दुनिया पे ही ज्यादा आपको पता चलता है। रोज बहुत मैसेज आते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है। मुझे हुँ। तब फील होता है जब आपके आसपास लोग मास्क के बावजूद आपको पहचानने लगे। तो मुझे जैसे कोई उस दिन यहाँ ना डिलीवरी के लिए आया था कोई, मैंने कुछ सामान मंगाया था। तो उन्होंने उन्होंने बोला कुछ मुझे साइन करना था, तो उन्होंने एकदम से बोला कि आप वही हो ना। तो मुझे लगा कौन। मैंने तो मास्क पहना हुआ है। नहीं, मुझे पता है कि मैंने आपका नाम पढ़ा ना, तो मुझे लगा वाओ, आपको नाम पढ़ के मतलब आपको पता था कि किसका घर है। एंड देन इट हैपेंड विद अनदर पर्सन, and then one or two friends called up who also said कि हमारे my niece wants to talk to you, or my wife wants to talk to you, and that's when you realize that all right, uh, people have started knowing you for who you are and your work, and it is an amazing feeling actually. जी, जसलीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद इसे ही तरक्की कहते हैं, क्योंकि तरक्की जो होती है वो जब अपनी जगह बनाती है ना, तो इसी तरह बिना मास्क उतारे लोग पहचान जाते हैं। और आपकी अगर बात करें तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की पहचान होती है उसकी आवाज़। तो आपकी आवाज़ तो अब पूरी आवाम सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वॉइस नाउ। जसलीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अब कि आप आगे का फ्यूचर किस तरह प्लान करें? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में किस तरह देख रही हैं आने वाले समय में? I don't have a very like a chalked out plan, but मैं एक्चुअली पहले बहुत सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी। Hmm, मुझे लग थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आपको कुछ वाकई में कुछ रेलेवेंट कंटेंट शेयर करना है तो उसमें मेहनत लगती है। ऐसा मतलब एरा गैरा कुछ भी डालना तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब आप रोज कोई पिक्चर्स लेके डाल सकते हैं, बट कई बार रेलेवेंस होती नहीं है। तो मुझे ऐसा
लगता है कि डेफिनेटली एक तो मेरा काम, आई लव व्हाट आई डू, तो वो तो मुझे करना ही है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और दूसरी बात है कि मुझे कहानियों में और इन्वॉल्व होना है। तो मेरे पास इनफैक्ट मैं खुद की कविताएं भी लिखती हूँ, और मैं गाने भी कंपोज करती हूँ, मैं गाने लिखती भी हूँ। तो अब मेरा जी नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क ऑन दैट एंड गेट दैट आउट एज वेल, because there are things and ideas that I have that I want to share with people, and और उसका कॉन्टेक्स्ट भी काफी रेलेवेंट है जो मैंने चीजें लिखी हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करंट टाइम्स को लेकर होती हैं बहुत बार। तो बस अब वही है, मैं उस पे लगी हूँ कि वो अब मैं धीरे धीरे करके उसको बाहर लाना शुरू करूँ। as a singer and as a poetess, right? सो जसलीन जी, जैसा कि हमारी ऑडियंस अभी देख रही है, और अगर मैं आपसे इस इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कराऊंगी तो सारी की सारी ऑडियंस बहुत नाराज हो जाएगी। तो मैं चाहूंगी जसलीन जी कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप सोडा बॉटल जब ओपन होती थी उसकी आवाज भी निकालते थे, तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसा कुछ करके हमारे दर्शकों को बताएं। वो ऐसा कुछ खास नहीं था, बस ये था कि मुझे हर चीज कमरे में जो भी हो रहा होता था मुझे उस पर एक कमेंट्री देनी होती थी, तो शायद चुप बैठना बड़ा। So, do this thing for me. Whatever is happening around you in 30 seconds, just narrate that for me. Okay, so let me take a scenario कि my dad is in the room and my mom is and I'm my छोटा version. so Okay, no problem. so it's like आपके घर में कोई Okay. आया है, ड्राइंग रूम में आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटे बोलो, नमस्ते बोलो, गुड इवनिंग बोलो, पर नहीं, मेरा मुंह नहीं खुलेगा। तो पर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लोगों को, क्योंकि अंदर से तो चुल है कि मैं अभी बोलूँ सो मम्मी विल बी लाइक जसलीन, ऐसे शाय नहीं होते बेटे, बोलो गुड इवनिंग। सो जसलीन विल बी लाइक गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, and after 2 minutes there is no stopping this because it's like मम्मी प्लेट ला रही है, मम्मी ये कर रही है, पापा ने बॉटल खोली है, अभी बॉटल खुली है और वो ग्लास में गुट 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 देन इट्स लाइक कोई इस बच्चे को चुप कराओ यार, ये चुप नहीं होने वाला है। सो so just to give an example, it can be a conversation that बेटे आपने खाना खाया? नहीं मम्मी मेरे को भूख नहीं लग रही है। पर बेटे आपने बोला था पूरी प्लेट खत्म करोगे। मम्मा मेरे को ये टेस्टी लगता ही नहीं है। So just it's like ये different प्रैक्टिस characters that you बचपन play. से ही स्टार्ट हो गई थी, एंड यू स्टिल डू दैट? Still do what commentary? या दिस काइंड ऑफ कमेंट्री यू डू दैट? I'm told. I'm told very often that when I watch TV, that oh my God, there's a side commentary going on, and I know I get it from my father because he also has that. सो जसलीन जी, मैं आपको ना अभी एक टास्क देना चाहूंगी। फर्ज कीजिए कि आप अभी वो कोरोना वाली दीदी है, ठीक है, एंड आपके सामने एक आदमी आता है जिसने ना मास्क पहना हुआ है, लेकिन मास्क नाक से थोड़ा नीचे है और चिन से थोड़ा ऊपर। तो एज अ कोरोना वाली दीदी, आप इसको कैसे कमांड करेगी और कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगी? If I have to be in that avatar. यस, द कोरोना वाली दीदी का अवतार। नमस्कार, जैसा आप जानते हैं कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो मास्क है, आपने अपने मुंह पे इसका घूंघट बना रखा है, इसे नाक के ऊपर भी डालें और चिन के नीचे तक खींचे, क्योंकि आप कोरोना से डरे ना डरे, कोरोना को अब आपसे डर लगने लग गया। फैंटास्टिक, दैट वाज द गुड वन, कोरोना का घूंघट। Thank you very much, Jasleen ji, and it was wonderful having you here. And बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे इस शो पर आई कॉन्वो विद रिदम में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आज आप हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आपका इंटरव्यू देखकर ना थैंक यू खुश सो हो गए मच होंगे। रिदम, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में जसलीन भल्ला, जिन्होंने अपनी आवाज कोरोना वायरस अवेयरनेस के कैंपेन में दी और बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। मैं रिदम अभी आपसे अलविदा कहना चाहूँगी क्योंकि अगले एपिसोड में मैं फिर किसी नई हस्ती के साथ आऊँगी और आपसे रूबरू होंगी पल-पल इंडिया प्रेजेंट्स कॉन्वो विद रिदम में। तब तक के लिए प्लीज़ एटलीस्ट मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हाँ, भगवान के लिए ना स्वस्थ रहें। अभी जसलीन जी ने भी बोला है कि अपना मास्क ढंग से पहने, अभी ना कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जब तक कि हम दोबारा वापस नहीं मिलते, प्लीज़ स्वस्थ रहिए। चलती हूँ मैं, अलविदा।